कि वर्जिलियस ने जो है वाइटल फोर्स थ्योरी एक दिया था, जिसको जीवन शक्ति का सिद्धांत भी बोलते हैं। वर्जिलियस ने सन 1815 ईस्वी में एक थ्योरी दिया था, एक जिसको बोला जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी या जीवन शक्ति का सिद्धांत। यह वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है कि वर्जिलियस ने अध्ययन किया और पाया कि कार्बन का निर्माण सिर्फ और सिर्फ सजीव शरीर के अंदर ही होता है। ये वर्जिलियस ने अध्ययन में पाया कि कार्बन का निर्माण सिर्फ और सिर्फ सजीव शरीर में होता है। कार्बन का निर्माण किसी निर्जीव प्राणी में या निर्जीव जगह पर संभव नहीं है। तो इसे आधार मानते हुए वर्जिलियस ने एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दिया, जिसे हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी या जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। जीवन शक्ति का सिद्धांत कहता है कि कार्बन का निर्माण किसी भी सजीव शरीर में एक विशेष प्रकार के दैवीय शक्ति के द्वारा होता है। इसमें आम इंसान कुछ नहीं करता है, बल्कि दैवीय शक्ति के द्वारा ही किसी सजीव शरीर में कार्बन का निर्माण होता है। इसे प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। यह वर्जिलियस का मानना था। वर्जिलियस ने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन के अनुसार वर्जिलियस ने यह सिद्धांत दिया कि कार्बन का निर्माण सिर्फ और सिर्फ सजीव शरीर के अंदर एक विशेष दैवीय शक्ति के द्वारा ही हो सकता है। इसका निर्माण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। ये वर्जिलियस का मानना था। वर्जिलियस ने यह सिद्धांत सन 1815 ईस्वी में दिया। कुछ समय तक यह सिद्धांत सभी वैज्ञानिकों ने माना, लेकिन सन 1828 में एक वैज्ञानिक आया, वोहलर। वोहलर नाम का एक वैज्ञानिक आया सन 1828 ईस्वी में। सन 1828 ईस्वी में वोहलर नाम का एक वैज्ञानिक आया, जिसने जीवन शक्ति के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। जिसने जीवन शक्ति के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वोहलर ने प्रयोगशाला में कार्बन का निर्माण कर दिया। तो चूंकि वर्जिलियस ने कहा था कि कार्बन का निर्माण प्रयोगशाला में संभव नहीं है, जबकि वर्जिलियस ने प्रयोगशाला में कार्बन का निर्माण कर दिया। इस प्रकार यह जीवन शक्ति का सिद्धांत सन 1828 ईस्वी में गलत साबित हो गया। तो गलत साबित किसने किया? तो वो वोहलर नामक वैज्ञानिक था। वोहलर कौन था? तो वोहलर वर्जिलियस का ही शिष्य था। वर्जिलियस का ही शिष्य था वोहलर, जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी जीवन शक्ति के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया 1828 ईस्वी में। और उसने क्या किया कि उसने प्रयोगशाला में कार्बन का निर्माण कर दिया, जिसके कारण से जीवन शक्ति का सिद्धांत गलत साबित हो गया। क्योंकि जीवन शक्ति का सिद्धांत कहता था कि कार्बन का निर्माण सिर्फ और सिर्फ सजीव शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार के दैवीय शक्ति के द्वारा ही संभव है, जिसे प्रयोगशाला में बनाना संभव ही नहीं है। लेकिन वोहलर ने प्रयोगशाला में कार्बन का निर्माण कर दिया। इस प्रकार से जीवन शक्ति का सिद्धांत गलत साबित हो गया। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत जब गलत साबित हो गया, तो उसके बाद आगे देखते हैं कि प्रयोगशाला में वोहलर ने किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था। वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक यौगिक का नाम यूरिया है। यूरिया को प्राप्त कैसे किया? तो यूरिया को प्राप्त करने के लिए अमोनियम साइनेट नामक एक कार्बनिक यौगिक था, जिसे गर्म किया और यूरिया का निर्माण किया। NH4CNO इससे यूरिया का निर्माण कर दिया। NH2CONH2
अमोनियम साइनेट इस यौगिक को जब वोहलर ने गर्म किया तो यूरिया बन गया, और यूरिया चूंकि कार्बनिक यौगिक है इसलिए जो है सबसे प्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बनने वाले यौगिक कौन सा था, तो यूरिया था। प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम यूरिया। उसे किससे प्राप्त किया गया था, तो अमोनियम साइनेट से। किससे प्राप्त किया गया था, अमोनियम साइनेट से। क्या प्राप्त किया गया था, यूरिया। कैसे प्राप्त किया गया था, तो संश्लेषण करके या फिर गर्म करके। चूंकि गर्म प्रयोगशाला में किया गया था तो प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया हो गया। उसके बाद बहुत से लोगों ने अन्य अन्य तत्वों का खोज किया, और आज इतने अधिक कार्बनिक यौगिकों की खोज हो चुकी है कि हम लोगों को कार्बन के बारे में पढ़ने के लिए एक अलग चैप्टर बना दिया गया। चूंकि कार्बन की संख्या इतनी ज्यादा हो गई, इतनी अधिक हो गई कि उसे सम्मिलित रूप से पढ़ा नहीं जा सकता। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन मिले होते हैं इसकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि एक तरफ अन्य तत्वों से बने यौगिकों को रख दिया जाए, एक तरफ सिर्फ कार्बन से बने यौगिकों को रख दिया जाए तो कार्बन से बने यौगिकों की ही संख्या अधिक होगी। इस कारण से कार्बन को पढ़ने के लिए एक अलग चैप्टर की व्यवस्था की गई। तो ये जो है, अब कार्बन की संख्या इतनी अधिक क्यों है, तो इसका रीजन ये है कि कार्बन चूंकि एक कार्बन दूसरे से, दूसरा कार्बन तीसरे से, तीसरा कार्बन चौथे से, इस प्रकार से कार्बन आपस में जुड़ एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। यह गुण सिर्फ और सिर्फ कार्बन में ही पाया जाता है। यह कार्बन की इतनी अधिक संख्या में होने का ये एक रीजन है। फिर से देखेंगे क्या बोले कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़ सकता है, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से जुड़ सकता है। इस प्रकार से यह असंख्य मात्रा में, असंख्य संख्या में जुड़ सकता है। तो जब एक कार्बन दूसरे से, दूसरा कार्बन तीसरे से, तीसरा कार्बन चौथे से, इस प्रकार से यह जब जुड़ते जाता है तो यह असंख्य संख्या में जुड़ सकता है। इस कारण से कार्बन की संख्या बहुत अधिक है। बाकी अन्य तत्व एक दूसरे अपने साथ नहीं जुड़ सकता है। यह गुण सिर्फ और सिर्फ कार्बन में ही पाया जाता है, जिसे श्रृंखलन गुण भी कहते हैं। कार्बन, एक कार्बन दूसरे से, दूसरा कार्बन तीसरे से, तीसरा कार्बन चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से, छठा सातवें से। इस प्रकार से कार्बन असंख्य मात्रा में एक दूसरे से के साथ जुड़ सकता है, और यह जितनी अधिक संख्या में जुड़ेगा प्रत्येक बार अलग अलग यौगिक का निर्माण करेगा। इस कारण से कार्बन की संख्या अधिक है, यह पहला रीजन है। और यह गुण सिर्फ और सिर्फ कार्बन में ही पाया जाता है। इस गुण को बोला जाता है श्रृंखलन गुण। दूसरा रीजन यह है कि कार्बन की वैलेंसी प्लस और माइनस दोनों होती है। प्लस और माइनस दोनों होती है, अर्थात वक्त पड़ने पर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्वों को दे भी सकता है, और वक्त पड़ने पर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्वों से ले भी सकता है। प्लस माइनस 4 इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन वक्त पड़ने पर अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे भी सकता है, और वक्त पड़ने पर दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। यह कार्बन की एक विशेषता है। यह विशेषता अन्य तत्वों में भी पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन। वो उसमें भी एक क्षमता होती है कि वह अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे या दूसरे से ग्रहण कर ले। कार्बन का भी यह एक विशेष गुण है, जिसके कारण से कार्बन रिएक्शन बहुत अधिक मात्रा में करता है, अभिक्रिया बहुत अधिक मात्रा में करता है। इस कारण से कार्बन से बनने वाले यौगिकों की संख्या अधिक होती है। कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे भी सकता है, और वक्त पड़ने पर दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। यह भी एक कार्बन की खासियत है। तीसरा रीजन ये है कि कार्बन एक ही बार, एक ही साथ अपना चारों इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग तत्वों को दे सकता है, और 4 अलग अलग तत्वों से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। यह भी कार्बन की खासियत है कि
चूंकि कार्बन की वैलेंसी +4 या -4 होती है, इसलिए इस कारण से कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग तत्वों को दे भी सकता है एक ही साथ, और 4 अलग अलग तत्वों से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ये 3 रीजन है जिसके कारण से कार्बन की संख्या या कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। पहला रीजन क्या बताए, पहला कार्बन दूसरे से, दूसरा कार्बन तीसरे से, तीसरा कार्बन चौथे से। इस प्रकार से कार्बन असंख्य संख्या में एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, जिसे श्रृंखलन गुण कहा जाता है। दूसरा रीजन ये था कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और वक्त पड़ने पर 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तीसरा गुण ये था कि 4 इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग तत्वों को दे सकता है और वक्त पड़ने पर 4 अलग अलग तत्वों से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो ये 3 रीजन है जिसके कारण से कि कार्बन की संख्या इतनी अधिक है, कार्बन की संख्या बहुत अधिक है। अब देखिए हम लोग ये तो कार्बन की उत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़ लिए, कार्बन की संख्या इतनी अधिक होती है, क्यों होती है, इसके बारे में जान गए। अब आगे चलते हैं, कार्बन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कार्बन की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम बर्जीलियस ने कहा था कि कार्बन का निर्माण सिर्फ और सिर्फ सजीव शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार के दैवीय शक्ति के द्वारा ही होता है, इसे प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। फिर बाद में वोहलर नामक वैज्ञानिक आया जो बर्जीलियस का शिष्य था, उसने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बना दिया। तो यूरिया का निर्माण जैसे ही हुआ, जीवन शक्ति का सिद्धांत गलत साबित हो गया। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अन्य अन्य तत्वों, अन्य अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में किया और आज तक यह निरंतर जारी है। आज तक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होते जा रहा है। तो कार्बनिक ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि कार्बन को पढ़ने के लिए एक नए चैप्टर बना दिया गया। तो इसके बारे में भी हम लोग जान गए कि कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, अर्थात पहले कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा कार्बन तीसरे के साथ, तीसरा कार्बन चौथे के साथ जुड़ सकता है। यह गुण कार्बन में पाया जाता है। दूसरा इसकी वैलेंसी थी, और तीसरा कि यह अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को अलग अलग तत्वों को एक साथ दे सकता है और अलग अलग तत्वों से एक साथ ले भी सकता है। अब देखिए C2H6 C3H8, यहाँ पे 3 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। O2 भी कहीं देखा होगा आप लोगों ने, Cl2 देखा होगा, H2 देखा होगा लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये परमाणु संख्या को दर्शाता है, परमाणु की संख्या दर्शाता है, परमाणु की संख्या। और आगे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। ये अणु की संख्या को दर्शाता है। इसका कहने का मतलब हो गया, O2 कहने का मतलब हो गया ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं। Cl2 कहने का मतलब हो गया क्लोरीन के, आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु मौजूद हैं, 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। H2 कहने का मतलब हो गया हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं। जबकि C3H8 में हो गया, यह कार्बन के 3 अणु हाइड्रोजन के 8 अणु के साथ मिलकर प्रोपेन नामक यौगिक का निर्माण कर रहा है। C2H6 कहने का मतलब हो गया कार्बन के 2 अणु कार्बन के 2 परमाणु हाइड्रोजन के 6 परमाणु के साथ अभिक्रिया करके एथेन नामक यौगिक का निर्माण कर रहा है। H2 का कहने का मतलब हो गया हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं। Cl2 कहने का मतलब हो गया क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु उपस्थित हैं। O2 कहने का मतलब हो गया ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं।